हेलो एवरीबॉडी, क्लास 8। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप। हमने ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन आदि के बारे में पढ़ा था, कास्ट, चारकोल आदि के बारे में पढ़ा था, जो कि इसके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप थे कार्बन के। आज हम कार्बनिक रसायन का परिचय पढ़ेंगे कि इसमें क्या बता रहे हैं ये कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थों को क्या किया गया, प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, पहला कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक। ये कहा गया कि जो तो हमें जंतुओं और वनस्पतियों से मिलते हैं, जो पदार्थ हमें जंतु और वनस्पतियों से मिलते हैं उनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाएगा, और जो हमें खनिज पदार्थ, चट्टानों और दूसरे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनको अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। तो जैसे अब यहाँ पर चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि हैं, ये सारे किस में आए, कार्बनिक यौगिकों में। और सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो यौगिक हैं वो किस में आए, हमारे अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखे गए। 1828 में क्या हुआ, होलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में किसका संश्लेषण किया, यूरिया का संश्लेषण किया, यानी कि यूरिया को बनाया प्रयोगशाला में। कैसे बनाया यूरिया को, उसने बनाने के लिए अमोनियम साइनाइड का यूज़ किया। अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया गया तो वो यूरिया में बदल गया। तो अमोनियम साइनाइड जो है उसको गर्म करने पर जब यूरिया बना, तो यूरिया जो है वो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया। अमोनियम साइनाइड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा NH4CNO। उसको गर्म करने पर हमारे पास मिल गया NH2CONH2, जो कि क्या था, हमारा यूरिया। तो बहुत बड़ी संख्या है हमारे यौगिकों की जिसमें एक तत्व जो है वो कार्बन पाया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन उनको कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं रखा गया, जैसे CO2 यानी कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कुछ और भी जाने। इसमें आपको बताया गया हाइड्रोकार्बन के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में पहले वीडियो में बता दिया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन के नाम से ही पता चलता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दो तत्व पाए जाते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से जो बने यौगिक होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमारा CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C2H4, C2H2। इन सब में आप ध्यान से देखिए, इनमें एक तो कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो पदार्थ बन रहे हैं इनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है और वो कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा ही संतृप्त करता है, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इनके बारे में जो डिटेल में आप पढ़ोगे बेटा वो 10th क्लास में पढ़ोगे, कैसे इसमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध लगते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सारे बंध एकल होते हैं और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें एकल बंध के अलावा द्विबंध और त्रिबंध भी होते हैं, जिनके बारे में आप डिटेल में कहाँ पर पढ़ोगे, 10th क्लास में पढ़ोगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम एक द्विबंध या फिर त्रिबंध होता है तो वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे हमारा एथिलीन हो गया और एसिटिलीन हो गया। असंतृप्त का मतलब ये हो गया जो सेटिस्फाई नहीं है, और संतृप्त का मतलब है जो जिसमें एकल बंध है, सारे एक एक के साथ जुड़े हुए हैं, जो सारे आपस में सेटिस्फाई हैं, वो हमारे हो गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये हो गए हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध के साथ साथ कम से कम एक द्विबंध भी आ गया और एक त्रिबंध भी आ गया, या तो त्रिबंध है या फिर द्विबंध है, वो हो गए हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में डिटेल में बेटा आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आती है हमारी मीथेन। मीथेन क्या है, CH4, जिसमें कार्बन के साथ 4 परमाणु किसके हैं, हमारे हाइड्रोजन को। इसकी संरचना बेटे ऐसे होती है, ये हमारे एकल बंध के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर सही से नहीं बना, यहाँ पे बना रही हूँ पर ये 4 जो है हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं वो एकल बंध के साथ, यानी कि एक एक बंध लगा हुआ है, एक एक लाइन है इसके हम बंध बोल रहे हैं। एकल बंध के द्वारा कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये हमारा जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके एक अणु में कार्बन के एक परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन के परमाणु क्या हैं, जुड़े रहते हैं।
मीथेन जो है प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित रहती है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से जो उत्पन्न गैसें होती हैं उनमें भी एक मुख्य घटक किसका होता है, मीथेन गैस जो है उसकी एक मुख्य घटक होती है। इसलिए हम मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं। तो मीथेन और वायु का जो मिश्रण होता है, मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है। तो कोयले की खानों में विस्फोट होने का कारण यही होता है कि वहाँ पर ये दोनों जो हैं चीज़ें मौजूद जब हो जाती हैं तो वहाँ पर विस्फोट होता है। मीथेन के साथ जब वायु का मिश्रण आपस में ये संयोग करते हैं तो उसके बाद है हमारा कार्बन जो है ईंधन का आवश्यक अवयव कैसे है। आपको पता है दैनिक जीवन में यानी कि हम जो डेली यूज़ में खाना बनाते हैं उनमें हमारी कौन सी गैस यूज़ होती है, एलपीजी गैस यूज़ होती है, जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो आप लोगों के घरों में यूज़ होती है, जिससे आप खाना बनाते हो, वो हमारी एलपीजी गैस होती है। लकड़ी, बायोगैस आदि ये सारे क्या है, ये ईंधन का काम करते हैं। तो ईंधन क्या होते हैं, ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिसके जलने से क्या मिलता है, हमें ऊष्मा मिलती है। यहाँ पर लिखा है जिनके दहन के क्रिया द्वारा ऊष्मा होती है, प्राप्त होती है। तो दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनके जलने से क्या होता है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, वे हमारे ईंधन कहलाते हैं। तो अधिकांश ईंधनों में कार्बन तत्व या यौगिक रूप में ये उपस्थित होता है, या तो कार्बन अकेला होता है या ये यौगिक के रूप में वहाँ पर होता है उपस्थित। तो ईंधन ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, वर्तमान में ऊर्जा की मांग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या है, ईंधन को जलाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे कारखानों में, सड़क में, समुद्र में या किसी भी परिवहन में, वायु परिवहन में भी ईंधन का यूज़ होता है। हम स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, उन सब में हमें क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, जिसकी वजह से उनको ऊर्जा मिलेगी और हमारे वो जो कार, स्कूटर या दूसरे परिवहन के साधन हैं वो चलेंगे। तो सभी ईंधन जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये इन सब में क्या होता है, कार्बन जो है वो पाया जाता है। कार्बन इनका क्या है, एक आवश्यक अंग होता है। तो दैनिक जीवन में ऊर्जा के बहुत से स्रोत हैं जिनके रूप में ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। तो ईंधन के कौन कौन से स्रोत हैं, ईंधन के अनेक स्रोत हैं। जैसे जैव द्रव्यमान हो गया, जैव द्रव्यमान यानी कि बायोमास। तो वनस्पति और जंतुओं के शरीर में स्थित जो पदार्थ होते हैं उनको हम जैव द्रव्यमान कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी जैव द्रव्यमान की, कि वनस्पतियों और जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और गोबर आदि। ये क्या होता है, ये गांव में खर्च होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश प्रदान करते हैं। क्या होता है गांव में, ये लकड़ी और जो कृषि करने के बाद जो हमारे पदार्थ बचते हैं, और यहाँ जो गोबर होता है गाय या भैंसों का, उनसे क्या होता है, उपले वगैरह बनाए जाते हैं, या लकड़ी का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, चूल्हों में यूज़ करते हैं लोग। तो लकड़ी और कृषि अपशिष्ट जो है वो औद्योगिक स्थानों में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कृषि अपशिष्ट कैसे हो गया, जैसे हमारा गन्ना हो गया, गन्ने का जब रस निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो उसका वो बचता है, खोल बचता है, जिसको हम खोई बोलते हैं, गन्ने की खोई, उसमें उसको क्या किया जाता है, कई जगह पर क्या कहते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उनमें पानी गर्म करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो ग्रामीण घरों में भी चूल्हों में लकड़ी जलाई जाती है। चूल्हों की दक्षता बहुत कम होती है, उसमें केवल 8% ऊर्जा जो है उसका ही उपयोग होता है, और बाकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो धुएँ के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है हमारा। उसके बाद है कच्चे तेल के कुएँ। कच्चे तेल के कुएँ में क्या होता है, इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाला जो कच्चा तेल है उसके प्रभाजी आसवन से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में निकाले जाते हैं। अभी आपको आगे पेट्रोलियम और कोयले के बारे में बताया जाएगा डिटेल में। कोयले की खान में क्या होता है, इन खानों में ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। ईंधन जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो ठोस ईंधन हो गया, दूसरा द्रव ईंधन हो गया, और तीसरा गैस ईंधन हो गया। तो ठोस ईंधन में कौन कौन से पदार्थ आएंगे हमारे, जैसे लकड़ी का कोयला हो गया, पत्थर का कोयला हो गया, गोबर के कंडे हो गए और कृषि अपशिष्ट। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारी ठोस ईंधन में आएंगी। और द्रव ईंधन में आ जाएगा हमारा मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल। ये सारे क्या हैं, हमारे द्रव ईंधन है, यानी कि जो लिक्विड स्टेट में है।
और गैस ईंधन कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे गोबर गैस होगी, वाटर गैस होगी, कोल गैस होगी, प्रोड्यूसर गैस होगी, प्राकृतिक गैस होगी, एलपीजी गैस हो गई। ये सारे क्या हैं, हमारे गैसीय ईंधन हैं। तो ईंधन जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो आपको इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ सकता है, ठोस ईंधन के उदाहरण दीजिए, या ठोस ईंधन क्या होता है, गैस ईंधन क्या होता है। तो ये आपके ठोस ईंधन और द्रव ईंधन और गैस ईंधन के बारे में यहाँ बताया आपको। उसके बाद है घरेलू ईंधन। घरेलू ईंधन में क्या क्या यूज़ होता है, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस, ये सारे कहाँ पर यूज़ होते हैं, घरों में यूज़ होने वाले घरेलू ईंधन है। औद्योगिक ईंधन क्या हो गए, पेट्रोल, डीजल, नैफ्था, कोयला और प्राकृतिक गैस जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं। सीएनजी गैस आजकल जो है कारों में भी यूज़ हो रही है, ऑटो रिक्शा में, इन सब में सीएनजी गैस जो है वो यूज़ हो रही है। सीएनजी गैस के अलग से वो जैसे हमारे पेट्रोल पंप हैं, ऐसे ही पेट्रोल पंप में आजकल सीएनजी भरने का भी सीएनजी भी भरी जाती है। जिन ऑटो रिक्शाज़ या ऑटो रिक्शा और कारों में सीएनजी की किट्स लगी हुई हैं, उनमें सीएनजी भरने के लिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वहाँ से सीएनजी गैस जो है उनमें भरी जाती है और ये जो है उद्योगों में यूज़ होने वाला ईंधन है। उसके बाद है हमारे इंजन ईंधन। इंजन ईंधन में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जो इंजन को चलाने में यूज़ होते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल यूज़ होता है हमारी कार में, हमारे स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, ऐसे ही कई हमारी कारें जो हैं वो डीज़ल से चलती हैं। तो कुछ इंजनों में मिट्टी का तेल डाला जाता है इंजनों को चलाने के लिए। तो ये सारे जो ईंधन है हमारे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये क्या कहलाते हैं, ये इंजन ईंधन कहलाते हैं। और उसके बाद है हमारा रॉकेट ईंधन। रॉकेट ईंधन में क्या आएगा, हमारा मैथिल हाइड्रोजन आएगी, द्रवित हाइड्रोजन आएगी, जो किस में यूज़ होती है, जेट में, रॉकेट में और मिसाइलों आदि में यूज़ होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रॉकेट ईंधन कहा जाता है। तो लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट और पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं ये परंपरागत ईंधन जो है कहलाते हैं। और इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बन के यौगिक जो हैं उनको जलाने से जो है ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और ईंधन के जैविक स्रोत जो होते हैं, जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, उनको हमें बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको बचाने के लिए हमें दूसरे जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा होगी। इन ईंधनों का यूज़ करके हम जो है इनका संरक्षण कर सकते हैं। जो हमारे पेट्रोल हैं, डीजल हैं, इनके भंडार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ वैकल्पिक स्रोत हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा आजकल जो है वो यूज़ हो रही है, बिजली बनाने में भी यूज़ हो रही है और खाना बनाने में भी यूज़ हो रही है। तो ऐसे ही हमें इन ऊर्जा स्रोतों का यूज़ करना चाहिए ताकि हम पेट्रोल, डीज़ल या दूसरे जो ऊर्जा के हमारे जो ईंधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो ईंधनों को हम बचा सकें। क्योंकि अगर हम उनको संरक्षण नहीं करेंगे, अगर हम उनको नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उनके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, वैकल्पिक स्रोत जो हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।